Hello everyone. Welcome to the class of psychology for class 11th, and we start for day 3. So in day 1 what did we study? Let's revise a bit about what we did on day 1 and day 2. डे 1 में हमने सीखा था साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन क्या क्या चीज़ें स्टडी करता है. तो हमने 3 चीज़ें सीखी थी इसमें: बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेस. मेंटल प्रोसेस में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे थिंकिंग है, आपका मेमोरी है, हम किन चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, हम लर्न कैसे करते हैं. ये जो मेंटल प्रोसेसेस हैं इनको हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में. दूसरा है एक्सपीरियंसेस. हम डे टू डे अपनी लाइफ में जो भी जीते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं. बिहेवियर, जब हमारे आसपास कुछ घटता है, कुछ इवेंट होता है, उसके रिस्पॉन्स में हम जो अपना पर्सनल बिहेवियर शो करते हैं वो हम स्टडी करते हैं बिहेवियर. तो ये 3 चीज़ों की स्टडी हम साइकोलॉजी में करते हैं. इसके बारे में डिटेल में हमने डे 1 में स्टडी किया था. डे 2 में हमने स्टडी किया था कि साइकोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई, कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो हम शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं. तो पहला चीज़ हमने देखा था, सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो स्ट्रक्चरलिज्म था, जिसमें हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, अपने बिहेवियर के बारे में खुद बैठ के सोचते हैं, मैंने क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया. दूसरा था फंक्शनलिज्म, जो डार्विन की थ्योरी से इंस्पायर्ड था, कि जो स्पीशीज़ का इवोल्यूशन हुआ ये किस कारण से हुआ. तो हम जो अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं वो किसी ना किसी फंक्शन, इम्पॉर्टेंट फंक्शन के लिए होता है. तो वो क्या फंक्शन है वो फाइंड आउट करना, ये फंक्शनलिज्म में था. तीसरी फिलॉसफी थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जिसमें हमने देखा था कि हम एक पूरे चीज़ को उसके सम ऑफ पार्ट्स में करके नहीं कर सकते, हमें पूरा पिक्चर एज अ होल देखनी पड़ेगी. सिर्फ पार्ट्स हमें दे दिए जाएं तो उनको जोड़ के हम पिक्चर नहीं बना सकते, हमें पूरी पिक्चर चाहिए. हमारा माइंड उन गैप्स को फिल करता है और एक पूरी कंप्लीट पिक्चर बनाता है. हम अलग अलग पीसेस में इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं. तीसरा है बिहेवियरिज्म, जो हमें बात करता है कंडीशनिंग की, कि जो हमारा बिहेवियर होता है, जैसे भी हम बिहेव करते हैं स्कूल में, घर पर, इसका ये हमारी कंडीशनिंग से होता है. ये थॉट प्रोसेस है कुछ लोगों का. तो ये रिवॉर्ड है, या फिर जैसे आपके स्कूल की बेल बजती है, एकदम आप बेल बजते ही आपके दिमाग में क्या सिग्नल आता है, छुट्टी हो गई. सो ये जो चीज़ें हैं जो हमें, इनको कहते हैं कंडीशनिंग. आपका फिफ्थ था साइको एनालिसिस, जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी था, जिसमें हम बात करते हैं कि जो भी हमारा बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है. हमारे बचपन में जो घटनाएं हुई वो हमारे अंदर माइंड में डीपली चली गई हैं, जो हमें याद तो नहीं है लेकिन हमारी पर्सनैलिटी में काफ़ी फ़र्क डालती हैं. ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव कहता है कि ये सारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस से हमें इतना नहीं पढ़ना चाहिए, और हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हर इंसान कहीं ना कहीं इसी रेस में लगा है कि वो अपने बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सके, अपने सबसे बड़ी काबिलियत तक पहुंच सके, और सारे ह्यूमन लाइफ का पर्पस यही है. कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, जैसे हमने अभी पीछे मेंटल प्रोसेसेस कहे थे, इसमें बेसिकली ये मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करता है. तो ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हमने पढ़े थे डे 2 में. अब आज की अगर हम बात करें, पहला टॉपिक हम लेने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, कि इंडिया में साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुआ. तो अगर मैं बेसिकली बात करूं, इनिशियली क्या हुआ था कि हमने जो सारा चीज़ें ली थी वो हमने वेस्टर्न साइकोलॉजी से ली थी. हमारा इंडिपेंडेंस जब नया नया हुआ था उसके बाद की बात को हम कहते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ इंडिया. तो जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो इनिशियली हमने सारी चीज़ें एज सच जैसे कि थी वैसे ही पूरी तरीके से कॉपी कर ली थी वेस्टर्न लिटरेचर से. तो वो उस समय का जो एरा था वो बेसिकली पूरी तरह वेस्टर्न चीज़ से इन्फ्लुएंस है. बट धीरे धीरे जैसे हम अपनी चीज़ें करते गए, हमारे अपने साइंटिस्ट इन चीज़ों को स्टडी करते गए, हमने ये कोशिश करी कि हम इंडियन प्रॉब्लम्स को समझें और जो थ्योरीज बने वो इंडियंस पे अप्लाई कर सकें. सो पहला जो इसके लिए वर्क हुआ था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पहला डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी बना था 1916 में, और बहुत इंपॉर्टेंट जो वहाँ के प्रोफेसर थे डॉक्टर NN सेनगुप्ता, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें रहा. फिर प्रोफेसर जी बोस थे, जिन्होंने इंडिया में फ्रॉइड का साइको एनालिसिस लेके आए थे. और आप उस समय की पिक्चर्स भी देखोगे, अगर बहुत सारी मूवीज़ आप देखते हो जो मेंटल हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं, ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ अगर आप देखो,
पुराने समय की इंडियन मूवीज़ भी, उसमें आपको दिखेगा कि एक चेयर पे लेटा के एक इंसान को पूछा जा रहा है तुम्हारे बचपन में क्या हुआ था, याद करो कैसे तुम्हारे फादर ने तुमसे बात करी थी, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। तो ये वाला जो पूरा एपिसोड्स दिखाए जाते हैं ये बेसिकली साइको एनालिसिस से इंस्पायर्ड थे, उस समय हमने वेस्टर्न फिलॉसफी से लिए थे। फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ऑफ इन पहला मैसूर और पटना यूनिवर्सिटी में बना। फिर इसके बाद 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्ट हुए साइकोलॉजी से रिलेटेड, जो यूजीसी से अप्रूव्ड हैं, यूजीसी से सपोर्टेड हैं। ये है उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में और अपने उत्तर प्रदेश में है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। दुर्गानंद सिन्हा की एक बुक है थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंसेस, इसमें आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप डिटेल में जानना चाहें हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी इन साइकोलॉजी इन इंडिया। तो फर्स्ट फेज़ इन्होंने, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इन्होंने इंडिपेंडेंस तक का कहा है, जिसमें इन्होंने बताया एक्सपेरिमेंटल, साइको एनालिटिक, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और रिसर्च के ऊपर बेसिकली वर्क होता था इंडिपेंडेंस तक। जो भी वहाँ के लोग यहाँ रिसर्च करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, वो सब काम यहाँ पर होता था। सेकेंड फेज़ आया जब हमारा इंडिपेंडेंस हो गया, तो उस समय हमने फिर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी सबसे पहले शुरू हुई थी कि हम अलग अलग कहाँ यूज़ कर सकते हैं साइकोलॉजी को, इसकी ब्रांचेस बनाते हैं। थर्ड फेज़ आया जिसमें हमने इस बात को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि ब्रांचेस तो ठीक है बट हम क्यों वेस्टर्न फिलॉसफी को ही फॉलो कर रहे हैं, हमारी इंडियन सिचुएशंस अलग हैं, हमें यहाँ के हिसाब से अपनी थ्योरीज अलग बनानी चाहिए। तो थर्ड फेज़ में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और फोर्थ फेज़ जो अभी करंटली चल ही रहा है, इसमें हम इंडियन रिसर्चर्स अपने इंडियन प्रॉब्लम्स को देखते हुए थ्योरीज बनाते हैं और उसका एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। अगला जो हम चीज़ आज पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। इसका हम थोड़ा ग्लिम्स पहले भी ले चुके हैं, बट इसको फिर से हम लोग एक बार पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की। मेन ब्रांचेस हैं, हालांकि इस समय बहुत सारी ब्रांचेस स्टार्ट हो गई हैं साइकोलॉजी की। ये मेन ब्रांचेस हैं जिसमें ज़्यादातर वर्क हो रहा है, बाकी थोड़ा बहुत छोटा शुरुआत बहुत सारी चीज़ों में भी हो रही है। जो मेन वर्क है वो कहाँ हो रहा है। एक पहला है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसमें हम मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। अभी हमने बात करी थी अटेंशन, हम चीज़ों को क्यों अटेंशन देते हैं, कुछ चीज़ों पे हमारा ध्यान जाता है, कुछ चीज़ें हमें सामने होते हुए भी नज़र ही नहीं आती जैसे, तो ऐसा क्यों होता है। थिंकिंग हम कैसे करते हैं, किन बातों पे हम सोचते हैं, हर एक का सोचने का तरीका अलग क्यों होता है। मेमोरी कैसे होती है, कैसे कोई चीज़ हमें याद रहती है, कैसे हम उसे दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। एग्ज़ाम के लिए आप याद करते हैं, कैसे आप उसे दोबारा से याद कर लेते हैं जब आपका पेपर होता है, और क्यों आप उसे बाद में भूल भी जाते हैं कई बार। ये सारी चीज़ें हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आती हैं। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, जैसे कि नाम से पता चलता है, बायोलॉजी और साइकोलॉजी का मेल है। तो हमारी बायोलॉजी मतलब हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, हमारे माइंड के जो पार्ट्स हैं, उनके बारे में होता है। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उन सब की जो स्टडी होती है, ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, इससे हमारे कैसे थिंकिंग पे असर पड़ता है, इस पे हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिसमें हम लाइफ स्पैन पे पढ़ते हैं कि बचपन में बच्चा क्या क्या चीज़ें सीखता है, जब वो एडोलसेंस का होता है तो क्या चेंजेस आते हैं, क्या उसका थिंकिंग में प्रोसेस में चेंज होता है, जब वो मिड ईयर में होता है 30s के अराउंड, तब उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं और सोचने का नज़रिया उसका कैसे बदल जाता है। ओल्ड एज में होता है तो इंसान क्या सोचता है, किन चीज़ों पे अपने विचार रखता है, पुराने दिनों के बारे में क्या सोचता है, और कैसे अपने पूरी ज़िंदगी को समराइज़ करता है। इस सब को हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, जिसमें हम इंसान का लाइफ स्पैन पूरा देखते हैं। सोशल साइकोलॉजी डील करती है कि हमारे आसपास का जो सोसाइटी है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उससे हम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। क्रॉस कल्चरल और कल्चरल साइकोलॉजी होती है, जिसमें हम कल्चर का अपने ऊपर इम्पैक्ट पता करते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर अमेरिकन सोसाइटी है, उनका अपना एक अलग कल्चर है, तो वहाँ रहने का तरीका अलग होता है और सोचने का भी तरीका, तो वहाँ के लोगों की थिंकिंग साइकोलॉजी अलग होगी। और इंडिया, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है, हमारी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से हुई है, हम अलग तरीके के रिलीजन और सोसाइटी के पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, तो यहाँ के लोगों का साइकोलॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस अलग होगा। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है कि हमारे आसपास के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन, इनसे हम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल आपको दूं तो ये कहा जाता है कि जब लोअर टेम्परेचर में जो लोग होते हैं वो अपने माइंड का बेटर
यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाते हैं। और जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ह्यूमन कैपेसिटी से ज़्यादा होता है, वहाँ पर हमारी डिसीजन मेकिंग, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, वहाँ हमारी डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। हेल्थ साइकोलॉजी की बात करें तो जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इससे हमारी इलनेस पे कैसे फ़र्क पड़ता है। जैसे कई लोग होते हैं, उन्हें अक्सर कहीं ना कहीं दर्द महसूस होता रहता है बॉडी में, तो इसको हम इनको भी हम एक तरीके से ये डिजीज़ होते हैं, तो इसमें इंसान को कहीं ना कहीं दर्द फील होगा। तो इसी हेल्थ साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कैसे हमारे दर्द हमारे साइकोलॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड हैं। क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी है, जिसमें हम डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम बेसिकली ऐसे मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं जैसे सिजोफ्रेनिया, या जिसमें इंसान खुद ही नहीं समझ पाता कि मैं बीमार हूँ, वो लगातार ये सोचता है नहीं मैं एकदम सही हूँ, ये लोग गलत हैं जो मुझे गलत समझते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी में थोड़ा अलग होता है, इसमें इंसान समझता है कि मैं परेशान हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, और उसको दूर करने की कोशिश करता है। इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, जिसमें हम वर्क प्लेस की बात करते हैं, जो ऑफिस में लोग काम करने जाते हैं, वहाँ लोग किस तरीके से एक दूसरे के अराउंड वर्क करते हैं, कैसे कुछ लोग अपना काम कम करने की कोशिश करते हैं, क्या लोग जानबूझ के ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें कुछ करना नहीं आता ताकि उन्हें कम काम मिले। तो ये सारी जो, या फिर कुछ लोग जो अच्छा काम कर सकते हैं वो जानबूझ के अच्छा काम नहीं करते कि मेरा वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में प्ले करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी तो आप लोग सब इससे जानते हैं, क्योंकि आपके स्कूल में ये होता है, जिसमें हम एक स्कूल काउंसलर होता है जो आके आपसे आपके प्रॉब्लम्स समझता है। इसके अलावा बच्चों की प्रॉब्लम्स के बेसिस पे स्कूल की पॉलिसीज़ में भी चेंजेस करे जाते हैं। ये सब एजुकेशनल साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, इस पर डील करा जाता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जैसे मैंने बताया, तो स्पोर्ट्स में कई बार चोट लगती है, लोग परेशान होते हैं, हार जाते हैं तो डीमोटिवेट होते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी प्रॉब्लम्स में उनको कैसे मोटिवेट रखा जाए, ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डील करती है। इसके अलावा बहुत सारे नए फील्ड स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे फॉरेंसिक साइकोलॉजी है, रूरल साइकोलॉजी है, जिसमें जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर कहीं फ्लड आ गया या कहीं पे ड्रॉट है, वहाँ के लोग परेशान हैं, तो एक गवर्नमेंट एक साइकोलॉजिस्ट हायर करती है, टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट, जो लोग वहाँ पे जाके लोगों को और खुश रखने की कोशिश करते हैं। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी है, मैनेजरियल साइकोलॉजी है, देन कम्युनिटी साइकोलॉजी है, वुमेन की अलग से साइकोलॉजिकल वो है, पॉलिटिकल साइकोलॉजी है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इनको हम डिटेल में अभी और पढ़ेंगे, बट ये कुछ ब्रांचेज़ हैं जो इवॉल्व हो रही हैं और बेटर वे में। सो दैट्स ऑल फॉर द सेशन टुडे, और कल के सेशन में हम फिर दोबारा से मिलते हैं। ओके, टेक केयर देन, बाय।